हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हमारे सीईओ सौरभ लाल सर जुड़ गए हैं, तो मैं सौरभ लाल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मीटिंग को इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ाएं। सौरभ सर। हाँ, शुरू करें। जी सर। हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मॉडल गांव की तरफ से हम लोग हर हफ्ते ये प्रयास करते हैं कि किसी न किसी ऐसे विषय पे हम आपके समक्ष आए, कुछ ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाएं, कुछ ऐसी बातें आपसे करें जो ना सिर्फ आपके लिए लाभदायक हो, बल्कि आपके माध्यम से समाज कल्याण का कार्य करने के लिए भी एक माध्यम बने, एक साधन बने। और हम और आप मिल के इसमें कुछ चीजें साथ में हम ऐसी कर पाए जो हमारे गांव को मॉडल गांव बनाने की तरफ लेके जाएं। हमने पहले भी बताया है कि किसी भी गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए एफपीओज और एफपीसीज की खासिया भूमिका हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। इसीलिए एफपीओज को और मजबूती देने के लिए उन्हें और जानकारियां हम देते रहते हैं, हम उनके सहयोग में खड़े रहते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण हो और आपका जो बिजनेस है, जो आप कंपनी बना रहे हैं, उसमें आपकी बहुत वृद्धि हो। इसी श्रृंखला में मॉडल गांव एफपीसी वार्ता में आज हम फिर आपके साथ जुड़े हैं। आज हम सुनेंगे श्री विवेक गंगवार जी को। विवेक गंगवार जी पंचायती राज के एक्सपर्ट हैं, साथ ही वाटर एंड सैनिटेशन पे उनका काफी अनुभव रहा है और आज वो एक खास विषय को लेकर आपके बीच में आए हैं। हम उस विषय को उसकी बारीकियों को समझेंगे और वो आपसे और हमसे संबंधित कैसे है, कैसे उसका आपके और हमारे जीवन पे एक गहन प्रभाव पड़ेगा, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। हमें हर्ष है कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर नाबार्ड से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं और हमारे यहाँ साथ मॉडल गांव संस्था में नेतृत्व कर रहे हैं उसका प्रेसिडेंट के रूप में। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल भी हैं। सर जनक हैं इस प्रोजेक्ट के, करंट सर्विंग आईएएस ऑफिसर हैं और बाकी हमारी पूरी टीम है मॉडल गांव की। और हम आशा करते हैं कि आज का जो ये आपके साथ हमारा एक जानकारी हम साझा करेंगे, आपके साथ हम जुड़ेंगे, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। मैं मुनीष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको संबोधित करें 2 मिनट। सर 2 मिनट में जुड़ रहे हैं अभी। अच्छा, विवेक सर आ गए? विवेक सर भी आ रहे हैं, उनसे बात हो गई, विवेक सर भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी ये जो एफपीओ वार्ता श्रृंखला है, ये हम हर शनिवार और रविवार को करेंगे और अलग अलग मुद्दों पे करेंगे, जिसमें हम आपसे साझा होके कुछ ना कुछ, कभी चाहे वो सरकारी स्कीम हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसका आपसे और हमसे सीधा संबंध हो, जिसकी जानकारी आपको और हमें होना अनिवार्य है और उससे हम काफ़ी बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को और अपने गांव में जो हमारे कल्याण के काम हो रहे हैं उनको बेटर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये श्रृंखला हम जारी रखेंगे। हमारा आपसे ये निवेदन भी है कि आप अपने सुझाव हमें लगातार भेजते रहें। आप हमें ये ज़रूर बताते रहें कि आप किस तरह की जानकारियाँ और चाहते हैं, किस तरह के हमारे सेशंस के क्या विषय होने चाहिए, क्या टॉपिक होने चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला सकें, उन विषयों पे ज़्यादा बात कर सकें, जिससे आपको सीधा-सीधा लाभ पहुँचे। क्योंकि जब तक जानकारी का अभाव रहेगा, हम चीज़ों को लेके सही से आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि हमारे वेबसाइट के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ें, हमसे लगातार बात करते रहें, अपने सुझाव देते रहें और हमें ये बताते रहें कि आप किस बारे में हमसे और जानकारी चाहेंगे, किस रूप में हम आपसे और जो है चीज़ों को लेके आगे चर्चा करें, जानकारी दें। आपके साथ हम बराबर जुड़े हुए हैं, आपकी समस्याओं का निवारण करने का उद्देश्य हम रखते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी ये वार्ता का जो श्रृंखला है, ये चलता रहेगा। हर शनिवार और रविवार को हम आपसे रूबरू होंगे, आपसे हम बातें करेंगे।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुनीष सर से कि सर आप सबको संबोधित करें प्लीज। कितने लोग हैं सर? 23। ओके ओके। हाँ सौरभ जी नमस्कार, और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको नमस्कार। नमस्कार सर। माय वीडियो स्टार्टेड। हाँ तो चलिए सभी लोगों को नमस्कार। जो एफपीओ के सीईओ हैं सब लोग, एफपीओ के सीईओ हैं। ओके, तो ये सारे लोग एफपीओ से चूंकि जुड़े हुए हैं, इसलिए एफपीओ के कॉन्सेप्ट के बारे में, एफपीओ के स्ट्रक्चर के बारे में शायद सभी लोग समझते हैं। मुझे किसी की शक्ल नहीं दिख रही। नॉट एबल टू सी एनीवन। कहाँ? ये तो स्टॉप वीडियो हो गया। और मैं अपना ही फोटो देख रहा हूँ, दूसरे लोग कहाँ? ओके ओके गुड। सो सबसे पहले तो मैं एफपीओ के बारे में कुछ बोलना शुरू करूं तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूं, जिससे थोड़ा सा आसान रहेगा एक दूसरे के साथ संवाद करना। मेरा नाम है मुनीष और मैं नाबार्ड को आप लोग जानते होंगे। नाबार्ड का रिटायर्ड मुख्य महाप्रबंधक हूं और इस मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ हूं जो एफपीओ की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर थोड़ा सा भी एफपीओ का इतिहास जानते हैं, कि एफपीओ का कॉन्सेप्ट ही नाबार्ड ने डेवलप किया था 2010-11 में, और उसके बाद से नाबार्ड लगातार एफपीओ को बनवा रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। भारत सरकार ने जब से ये एफपीओ की योजना लाई है, तब से इसमें थोड़ी और गति आ गई है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार का मंतव्य है कि अगले 5 वर्ष में 10,000 एफपीओ देश में खड़े किए जाएं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? सौरभ जी, एम आई ऑडिबल? विवेक जी, आई डोंट नो वेदर दे आर लिसनिंग। विवेक जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? ओके। तो जैसा मैं कह रहा था कि नाबार्ड ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, और आप चूंकि सब लोग एफपीओ से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा ये एजम्पशन है, मेरी ये मान्यता है कि एफपीओ को बनाया क्यों जा रहा है, इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि जब तक किसी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तब तक हम उसमें अपनी पूरी ऊर्जा नहीं दे पाते हैं। तो एफपीओ बनाने का मकसद एक ही है कि चूंकि हमारे देश में 85 से 90% लैंड होल्डिंग्स अब छोटी या सीमांत, जिसको हम स्मॉल या मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स कहते हैं, जिनका साइज 3 एकड़ से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है। और हम सब लोग जानते हैं कि क्योंकि आप मेजॉरिटी आप में से लोग गांव से ही जुड़े होंगे, तो हम भी गांव से ही जुड़े हुए हैं। तो हम गांव में रह के ये जानते हैं कि जिसके पास 4 बीघा, 5 बीघा, 6 बीघा, 10 बीघा जमीन है, वो कोई लाभ की खेती नहीं कर रहा है। वो खेती इसलिए कर रहा है कि उसके पास खेती के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। या तो इसलिए कि उनके पास संसाधन नहीं है, इसलिए कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, या इसलिए कि उनके पास कोई स्किल नहीं है दूसरी, जो वो कुछ और कर सके। तो खेती करना हम लोग मजबूरी में इतने लोग खेती कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार ने एक स्टडी करवाई थी 2011 में। एनएसएसओ एक संस्था है, उसने स्टडी की थी, और उन्होंने ये बताया कि हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं, उनमें से 40% लोग खेती छोड़ना चाहते हैं। खेती छोड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो घाटे का सौदा है, और कोई कारण नहीं है। कोई भी काम अगर इसमें लाभ होगा तो कोई क्यों छोड़ेगा? ये घाटे का सौदा है। क्योंकि हम जो खेती कर रहे हैं, एक परंपरागत खेती है, जिसमें हम परंपरागत रूप से जो फसलें बोते आ रहे हैं। जो स्टाइल हमारा था खेती करने का वही है,
टेक्नोलॉजी में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। केवल इतना हो गया है कि बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है और पानी हम ज़मीन के नीचे से निकालने लगे हैं। इसके अतिरिक्त कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इन्होंने थोड़ा हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाया है, लेकिन उसी के अनुपात में हमारी ज़मीन को भी प्रभावित किया है। ये हम सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो एक स्टैटिस्टिक्स जो स्वतंत्रता के बाद 1950 से लेके अब तक बिल्कुल कांस्टेंट रही है, वो ये है कि 60 से 70% लोग कृषि पे आधारित हैं। मतलब जब हम आज़ाद हुए तब भी 60 से 70% थे और आज हम 70 वर्ष के बाद, 72 वर्ष के बाद भी 60 से 70% लोग कृषि पे निर्भर हैं। और कृषि की उत्पादकता लगातार कोई हम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाए हैं। अब तो जिसको हम कहते हैं कि अब उत्पादकता भी स्टैग्नेट कर गई, एक जगह पे स्थिर हो गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात जब हम लोग कर रहे थे 70s में, हरित क्रांति की, तो उस समय तो ज़रूर, चूँकि उससे पहले प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, तो हरित क्रांति में जब अच्छे बीज, अच्छी खाद वगैरह का यूज़ हुआ तो सडनली एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत फिनोमिनल रूप से बढ़ी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब आप देख रहे हैं कि ये स्टैग्नेट कर गई है। अब उत्पादकता उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही जितनी आप ज़्यादा खाद डाल रहे हैं। पंजाब का हाल आप देख लीजिए। तो खेती बहुत महँगी हो गई है और छोटी जो खेती है वो हानि की खेती है, लाभ की खेती नहीं है। इसीलिए लोग खेती करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमारी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है इस देश की, उसमें 60 से 70% लोग जो खेती पर निर्भर हैं, उनको खेती से हटाना कम से कम शॉर्ट टर्म में संभव नहीं है। तो अगर उनको वहाँ से हटाना संभव नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमको वहीं कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों की आमदनी बढ़े। गाँव में खेती में आमदनी बढ़े। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? ये पूरा लब्बो-लुबाब है, पूरा जिस्ट है, पूरी फिलॉसफी है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, कि भाई अगर फार्मर्स अकेला-अकेला, सीमांत फार्मर है, छोटा फार्मर है, वो अनवायबल है उसकी खेती। लाभ का काम नहीं है, हानि की बिज़नेस है। लेकिन अगर हम सब लोग उनको इकट्ठा करें, उनके कलेक्टिव्स बनाएँ और उनकी जोत को, कलेक्टिव जोत को हम उसका साइज़ बड़ा कर दें। मतलब अगर अकेला रहेगा तब तो वो इंडिविजुअल है तो साइज़ छोटा रहेगा। लेकिन अगर फार्मर्स अपने कलेक्टिव्स बना लें, अपने ग्रुप बना लें और ग्रुप में मिल बैठकर जिस तरह की सामूहिक खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उस तरह से करने की कोशिश करें, तो हम उनकी खेती को लाभ की खेती में बदल सकते हैं, वो अपनी खेती को लाभ की खेती में बदल सकते हैं। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो आप सब लोग जानते हैं स्केल ऑफ इकोनॉमीज़ का कॉन्सेप्ट, कि जब खेती का साइज़ बड़ा होगा, तभी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का लाभ मिल पाएगा। कि भाई अगर इकट्ठा सब लोग मिलकर जिस समय हमारी बुवाई का समय है तो उसमें बीज हम इकट्ठा खरीद लें, खाद हम इकट्ठी खरीद लें, ट्रैक्टर एक ले आएँ हायरिंग करके, उससे इकट्ठा हम जुताई करवा लें, पानी के बारे में ही इकट्ठा करके सब करें, तो हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और इसी तरह जब हमारी फसल घर में आए, तो एक-एक आदमी मार्केट बेचने जाने के बजाय अगर हम उसको इकट्ठा कर लें एक जगह पर, तो हम शायद जो खरीदने वाले हैं उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं और हम अच्छा दाम उनसे ले सकते हैं। तो ये हो गया कि अगर हम इकट्ठा खेती करें, अपना एक कलेक्टिव बना के, एक ग्रुप बना के, जिसको भारत सरकार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कह रही है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और कुछ नहीं है, ये एक समूह है जिसमें सरकार ने कहा है कि कम से कम 300 फार्मर होने चाहिए तब वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं चूँकि नाबार्ड से हूँ और नाबार्ड 2011-12 से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनवा भी रहा है, उनको सपोर्ट भी कर रहा है। हमारा अनुभव ये है कि अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को वायबल बनाना है, उसको लाभकारी बनाना है, जो उसका उद्देश्य है कि जो उसके मेंबर्स हैं उनको धनी बनाना है,
तो उनकी कम से कम संख्या 1000 होनी चाहिए। 1000 से कम संख्या वाला एफपीओ बहुत ज्यादा लाभकारी एफपीओ नहीं बनेगा। और इसी तरह से नाबार्ड की जो स्टडीज हैं उन्होंने कहा है कि कम से कम जो उसका एरिया दायरा होना चाहिए वो 4000 हेक्टेयर्स का होना चाहिए। मतलब 4000 हेक्टेयर्स की खेती जितने लोग भी करते हो वो सब लोग मिलकर अगर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो उसमें उनको लाभ होगा। तो लाभ के लिए आप चूंकि आप सब लोग सीईओ हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि आप इस कंपनी को लाभकारी कंपनी बनाएं। और जो लोग जिन लोगों ने आप में विश्वास प्रकट किया है कि ये हमारी कंपनी चलाएंगे और कंपनी को प्रॉफिट पे लेके आएंगे, तो उनके विश्वास पे आप खरे उतरें। इसके लिए आवश्यक है कि एक तो ये साइज बड़ा करते रहें लगातार। जैसा मैं बता रहा हूँ कि नाबार्ड की स्टडीज ये कहती हैं कि कम से कम 1000 सदस्य होने चाहिए और 4000 हेक्टेयर का रकबा होना चाहिए, तब एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगा, लाभकारी काम करेगा। तो आपको लगातार एक तो इसका साइज बड़ा, अपर लिमिट तो कोई नहीं है नंबर्स की कि कितने फार्मर जुड़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया एवरेज बताया। तो एक तो ये है, तो इनिशियली जब आप काम करेंगे तब तो वो केवल फार्मर्स की प्रोड्यूस को कलेक्ट करके उसको बेचने का काम, या उनकी जो बुवाई के समय उनकी इनपुट्स की जो डिमांड है उसको कलेक्ट करके किसी कंपनी से निगोशिएट करके कम दामों पे उसको दिलवाना, ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। और इस तरह से इस संस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जब एक बार ये काम आप करने लगेंगे और एक बार संस्था पटरी पे आ जाएगी, थोड़ा लाभ कमाने लगेगी, तब तक आपको अनुभव भी हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि अब और कौन सा बिजनेस किया जाए। उसके बाद अगर आप भारत सरकार की जो सर्कुलर है उसमें आप देखेंगे तो जितने भी प्रकार की खेती से संबंधित बिजनेस है वो सभी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए ये आवश्यक है कि जहाँ जो जरूरी लाइसेंस वगैरह लेने हैं वो उसी तरह से लेने पड़ेंगे जैसे अदरवाइज लेना है, लेकिन वो सारी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। और इसमें आप लोगों से मेरा तो यही सुझाव है कि आप चूंकि आपने इस संस्था को ज्वाइन किया है तो इसको वायबल बनाने की, इसको प्रॉफिटेबल बनाने की, इसको लाभकारी बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लें। और शॉर्ट टर्म में तो आप केवल इतना ही कर पाएंगे कि जो आपके फार्मिंग मेंबर्स हैं उनकी जिस समय वो बुवाई का समय हो तो उनके इनपुट्स, उनकी खाद वगैरह की जो डिमांड है उसको इकट्ठा करके मार्केट से कहीं भी किसी भी कंपनी से निगोशिएट करके उसको कम कीमत पर दिलवाएं, जिससे कि उनको थोड़ी कॉस्ट में बचत हो। और जब उनकी फसल घर में आए तो उनकी फसल को इकट्ठा करके इकट्ठा बेचे। मान लीजिए जैसे धान की फसल है तो धान सबका इकट्ठा करके फिर अगर आप किसी कंपनी से जो राइस मिलर्स हैं या कोई इस तरह की जो यूनिट है या एजेंसी है उससे आप बात कर सकते हैं, उनसे निगोशिएट कर सकते हैं, उनको एक अच्छा पैसा दिलवा सकते हैं। तो ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसकी फिलॉसफी है। और चूंकि आप लोग अब इसमें आ गए हैं तो फिर आप पर बहुत जिम्मेदारी है, आपकी तरफ आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी कंपनी के सभी मेंबर्स आप पर आपको इस निगाह से देख रहे होंगे कि आप उनको लाभ दिलवाएंगे, आज नहीं तो कल, और उनको धनी बनाने में आप उनकी मदद करेंगे। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने एफपीसी के साइज को लगातार बढ़ाइए और उसको वायबल जहाँ पे उसकी वायबिलिटी बनती है उससे आगे ले जाइए। क्योंकि अगर आपने 150, 200 फार्मर्स इकट्ठे करके एक एफपीसी बना रखी है और उसे चला रहे हैं, तो निश्चित मानकर चलिए कि ये एफपीसी लाभकारी नहीं हो पाएगी। तो भारत सरकार ने जो 300 का आंकड़ा दिया है वो तो क्रॉस करना ही है अगर भारत सरकार की सहायता लेनी है तो। और नाबार्ड की जो स्टडी है जैसा मैंने बताया, अगर आप इसको लाभकारी बनाना है तो कम से कम 1000 मेंबर तक इसको ले जाइए। यही मेरा सुझाव है इस बारे में। तो अब मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ और दूसरे वक्ता बोलेंगे। उसके बाद जो भी सवाल आपके एफपीसी के बारे में, एफपीओ के बारे में होंगे, हम उसका जवाब देंगे। सौरभ जी।
सौरभ जी, है सौरभ जी डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ सौरभ जी, विवेक जी आप सुन रहे हैं? हाँ अनम्यूट करिए खुद को। समूह बना करके हाँ सौरभ जी, मैं आई हैव फिनिश्ड व्हाट आई वांटेड टू से, आई हैव सेड। सर थैंक यू सो मच। हमारे साथ विवेक गंगवार सर जुड़े हुए हैं और आज का जो विषय है वो हमने खासा विवेक गंगवार सर जी को रिक्वेस्ट की है कि वो इस पर थोड़ी रोशनी डालें। तो विवेक गंगवार सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ सौरभ आपको। जी सौरभ जी। सर जी सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज सबको संबोधित करें आप। सभी को मेरा दोपहर का नमस्ते। और मैं विवेक हूँ और मैं बेसिकली जो आज मुझे टास्क दिया गया है मॉडल गांव की तरफ से, क्योंकि मैं मॉडल गांव में पंचायती राज सलाहकार के तौर पर अपनी सेवाएं भी दे रहा हूँ। आज जिस एक स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम कैसे ग्रास लेवल तक इम्प्लीमेंट होनी है, उस स्कीम के बारे में मुझे आज चर्चा भी करना है और उसका मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। तो उसी के क्रम में मैं सौरभ स्टार्ट करूं अपनी बात को। बिल्कुल, प्लीज सर शुरू करें। ओके। आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ ये बहुत ही बृहद तौर से 2024 तक उत्तर प्रदेश के, क्या वैसे तो पूरे देश का है, मैं अभी यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि हर गांव में स्टेबल होना है, जिसका नाम है जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन बहुत अच्छा मंच भी है ये आज, क्योंकि आप हमारे जितने भी एफपीओज हैं, स्वाभाविक है कि उनका ग्रामीण ही पृष्ठभूमि है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में वो कैसे लीडरशिप दे सकते हैं अपने गांव में और वो कैसे इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पहले ये बता दूं जल जीवन मिशन है क्या। जल जीवन मिशन 2024 तक उत्तर प्रदेश के, मतलब वैसे पूरा देश का है, मैं अभी यूपी का स्पेसिफिक बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग यूपी के हैं। देश के हर गांव में टैप वाटर सप्लाई, मतलब टैप के माध्यम से, पाइप वाटर सप्लाई मतलब टैप के माध्यम से, नल के माध्यम से हर घर में जल पहुंचाने का यही लक्ष्य है इस योजना का। और इसी के क्रम में ये बहुत बृहद तरीके से इसको अभी स्टार्ट किया गया है और जिसका आप लोग होंगे तो आपके बहुत सारे देखे होंगे कि हर जनपद से, जहां पर जिला ग्राम विकास संस्थान नहीं है तो वहां पर डीपीआरसी है सॉरी, और पंचायती राज विभाग का, वहां से हर जगह से 4-4 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है अभी एसआईआरडी में लखनऊ में। और जिनको ये माना गया है कि 2.5 साल में 7.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना है। और जिस तो ट्रेनिंग, ये बात मैं थोड़ा बता दे रहा हूं क्योंकि क्यों देना है ट्रेनिंग, क्योंकि ग्रास लेवल तक इस योजना में पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो गांव की ग्राम सभा का है और ग्राम सभा के अंदर ही बनना है और ग्राम सभा के अंदर ही उसको पूरा स्टेबल होने के बाद में ग्राम सभा को सौंप के आगे जाना है। तो जल जीवन मिशन में ये इसकी स्टार्टिंग में मैं आपको इसलिए बता रहा था कि इसके 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक बिंदु है कि गुणवत्तापूर्ण जल, दूसरा है पर्याप्त मात्रा में, और तीसरा है निरंतर, मतलब आजीवन हर व्यक्ति को मिल सके। लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या तरीके होंगे, और बार बार ये बात भी आती है कि योजनाएं ऊपर से बन जाती हैं, नीचे तक नहीं आ पाती। लेकिन इस योजना में इसको जितनी भी हिंदुस्तान में जितनी भी पेयजल मतलब पाइप वाटर सप्लाई की स्कीम थी, सारी स्कीम को खत्म करके एक स्कीम कर दिया गया है पूरे हिंदुस्तान में, वो जल जीवन मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया। और उस स्कीम तो वो कैसे नीचे गांव तक जाएंगी, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसलिए क्योंकि ये आपके माध्यम से मैसेज समुदाय में जाएगा और समुदाय फिर इस पर निगरानी रख सकता है और
जो कहते हैं कि जब तक सीमेंट सेट नहीं होता है तब तक आप रेशियो मिला सकते हैं कि उसमें सीमेंट कितना हो, रेत कितना हो, और एक बार पानी पड़ गया तो उसके बाद आप कितना भी मिलाते रहे, अगर सेट हो गया सीमेंट फिर उसमें शायद कोई सुधार कर पाना मुश्किल होता है, फिर क्या होता है नए सिरे से करना पड़ता है। तो इसमें आप सभी के गांव में अभी आप देखेंगे अब से 7 दिन के बाद पूरे यूपी के 75 जनपद में एक ISA मतलब इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के लोग पहुंचेंगे और वो 40 गांव के एक क्लस्टर के तौर पर उनको दिया गया है, 40 गांव का एक क्लस्टर बनाया गया। और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के जो लोग हैं बड़े विद्वान लोग होंगे, साथी होंगे, लेकिन उनका काम है, जैसे नाम ही है इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, नॉट ए टेक्निकल एजेंसी। मतलब वो तकनीकी संस्था नहीं है, वो केवल एक सपोर्ट संस्था है, तकनीकी संस्था के काम में सपोर्ट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, अभी सबसे पहले गांव की ये जाने के बाद में ये गांव का सर्वे करेंगे, और एक सर्वे आपके गांव का हो चुका है। तो वो ये क्या करेंगे, जो सर्वे हुआ है पूरे गांव का, जिसमें ये देखा जाएगा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उस परिवार में कितने क्या काम करते हैं, कैसा मतलब कि कितनी आवश्यकता है, चीजें हैं। तो वो पूरा सर्वे का ये लोग क्या करेंगे, ये घर घर जाके दोबारा सर्वे का चेक करेंगे आपके नाम से कि हाँ मुखिया का नाम घर का ये है, ये इनके बच्चे हैं, वो क्रॉस चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत सर्वे हो गया है। उसके बाद में ये लोग आपके गांव में आपको ये बताएंगे कि गांव के बीच में गांव की एक ग्राम सभा का ये लोग आयोजन करेंगे। लेकिन ग्राम सभा की आयोजन से पहले ये गांव के जो बुद्धिजीवी संवर्ग है, जैसे आप लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, कि कैसे आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने किसानों के लिए कैसे आप लोग काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक बात है कि आप FPO के माध्यम से, भाई उद्देश्य क्या है FPO का, FPO का यही तो उद्देश्य है कि एक आम आदमी की जिंदगी में जो आपके साथी हैं उनके जीवन जीने की पद्धति में क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंप्रूवमेंट हो, पैसा बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, उनकी जीवन जीने की पद्धति में सुधार आए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात की, जिससे पूरा गांव जो है, जो स्वशासन की बात थी, जो गांधीयन फिलॉसफी है, वो यही थी कि हमारे हम किस मूल्य पे देना है, किस मूल्य पे नहीं देना है। तो इसलिए ये FPO आया। तो सेम है, तो मैं मानता हूं कि शायद आजाद भारत के बाद, शायद ऐसा मुझे लगता है कि FPO एक प्रबुद्ध वर्ग है और वो गांव के विकास में भी उतनी ही भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि मॉडल गांव का उद्देश्य भी यही है कि ब्लिज मैनिफेस्टो, तो ब्लिज मैनिफेस्टो में क्या है, मुद्दे हैं, तो उसी में मैं जल के मुद्दे को लेकर बात कर रहा हूं कि आपके माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति तक संदेश जाएगा, ताकि वो फिर निर्णायक भूमिका भी अदा करेगा और एक मॉनिटरिंग भी करेगा कि कौन गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तो जब ये ग्राम सभा की तो सबसे पहले ये लोग जाने के बाद में ग्राम सभा की बैठक आयोजन से कुछ पहले ये आप जैसे साथियों से भी मिलेंगे और साथियों को बताएंगे कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। फिर ग्राम सभा की बैठक में आपके माध्यम से, और जब कोई बात रह जाएगी वो फिर मिलके बताएंगे कि हम गांव में हर परिवार को वाटर का मतलब जो टैप वाटर है, नल का घर में कनेक्शन तक मतलब हम काम करेंगे। और ये पानी का महत्व क्यों है और पानी का महत्व पर वो चर्चा भी करेंगे। आप जानते हैं, आप लोग बहुत लोगों सुना होगा पानी पानी पानी, क्योंकि मैं विश्व बैंक में राज्य सलाहकार रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का भी रहा हूँ, झारखंड का भी चार्ज रहा है, बिहार का भी चार्ज रहा है, और मैं देश में भी रहा हूँ, देश से बाहर भी गया हूँ। मैंने यही देखा कि पानी की बात करो, सब बोलता है साहब पानी तो हमें सब पता है, सब पता है, पानी सब पता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर कोई FPO बलिया का होगा तो बलिया के लोग कोई अगर कोई यहाँ पर बैठे हो तो आप जानते होंगे कि बलिया में पानी जो है गंगा के किनारे, बैरिया, रेवती, मुरली छपरा, कोई ब्लॉक में चले जाइए, पानी जो है, पानी तो सफेद ही नजर आएगा, एकदम साफ, आंखों से भी दिख रहा है, सब कुछ है, लेकिन उस पानी में आर्सेनिक की पर्याप्त मात्रा है। और आर्सेनिक के कारण वहां पर गालों में चकत्ते,
पैर में फट जाना, तरह तरह की, मतलब दिख तो साफ रहा है लेकिन पानी के अंदर क्या मिला हुआ है और वो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने से वहां पर बहुत तरह की समस्या आ रही। ऐसे ही बहुत सारे गांव हैं, उन्नाव के हैं, वहां पर कैंडियम है, उन्नाव कानपुर में कैंडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टेंडरी लगी हुई है, जो चमड़ा उद्योग के जो पानी रिलीज करते हैं केमिकल्स, वो पानी में वाटर में कंटेन होता है और वही पानी घूम फिर के हमारे पास आता है। तो कहने का मतलब है अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग चीजें हैं। मैं उसके अंदर बहुत टेक्निकल में तो नहीं जाऊंगा, उस पर भी हम कभी चाहें तो डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह से जो पानी हम लोग इंटेक कर रहे हैं, और ये पानी कैसा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, गुणवत्तापूर्ण पानी मिले, निरंतर मिले और हमेशा के लिए मिलता रहे, उसके लिए ये प्लानिंग चल रही है। तो उसमें ये लोग आपको बताने की कोशिश, ये लोग बताएंगे आपको कि पानी, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ये लोग पूरे यूपी में यही बोलेंगे कि इसके बाद में ये बताएंगे आपको कि पानी में 3 तरह का जो है, जो पानी में 3 तरह की गंदगी है। और ये क्यों इंपैक्ट हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये 70% पानी से बना है। और अगर जो भी पानी इंटेक होगा, अगर पानी, और जो भी, अगर पानी का कहने का मतलब है कि अगर जो गलत पानी जाएगा तो स्वाभाविक है हमारे शरीर में उसका दुष्प्रभाव भी आएगा। तो 3 तरह से होता है, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है, और एक इसमें जो है आपका तो फिजिकल में तो आप जानते हैं, देखने समझने से समझ में आता है। केमिकल का बहुत बड़ा इशू है और ये पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है। क्योंकि आपको भी पता है कि पूरे दुनिया में जो पीने का पानी बचा है वो केवल 2.5% बचा है, मात्र 2.5%। और हिंदुस्तान में है 0.003%। आबादी 18% है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन पीने का पानी मात्र 0.003% है। फिर लोग बोलता है पानी तो बहुत है, लेकिन कोई तालाब का पानी पी सकता है क्या? क्या कोई जो नदी नाले निकलते हैं उसका कोई पानी मास लेवल पे पीता है क्या? हर आदमी को क्यों चाहिए बिस्लरी की बोतल? क्योंकि आदमी को समझ में आता है कि पानी, अगर सही पानी नहीं जाएगा तो पूरा इंपैक्ट हमारी बॉडी को प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सरकार का ये मंशा है कि अगर 70% जो बॉडी ही पानी से बनी है तो क्यों ना मास लेवल पे शुद्ध पानी को हम कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन सरकार केवल स्ट्रक्चर दे सकती है। अगर समुदाय जागरूक नहीं है, अगर समुदाय उस पानी के प्रति ओरिएंट नहीं है, अगर वो जन जागरूक नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि पानी मतलब सरकार पानी का स्ट्रक्चर देने के बाद में अगर उस पानी का संचालन या जो चीजें हैं वो समुदाय को करना पड़ेगा। और ये बात आपके, क्योंकि आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, आपके माध्यम से ये ग्रास लेवल पर संदेश जरूर जाना चाहिए। तीसरी बात कि जब इसके बाद में क्या होगा कि ग्राम सभा की बैठक में ये बात आएगी, जब लोग बताएंगे कि कैसे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब गांव का लोगों को एक कंसर्न देना पड़ेगा ग्राम सभा की बैठक में कि हाँ भाई, हम चाहते हैं कि भैया हमें पानी शुद्ध मिलना चाहिए। हमने देखा बहुत सारे प्रधान जी लोग, क्योंकि मैं पंचायत राज डिपार्टमेंट का भी राज्य प्रशिक्षक हूँ, पूरे यूपी के 75 जिलों में मैंने ट्रेनिंग दिया है। बहुत जगह, हर जगह मांग करते हैं, नहीं मेरे को मिनरल वाटर दीजिए, मुझे मिनरल वाटर दीजिए। नहीं मांगे, नहीं पानी पिएंगे। मैंने देखा मैक्सिमम प्रधान जी लोगों को मैंने देखा उनको मिनरल वाटर ही चाहिए, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो स्वाभाविक बात है कि इसका मतलब सब लोग शुद्ध पानी वो पीना भी चाहते हैं। तो मैं इसके बाद में जब जनता समुदाय एक्सेप्ट करेगा तभी क्या होगा, उसके बाद में वो जो ISA है पूरा डॉक्यूमेंट करने के बाद में, ग्राम सभा से पास कराने के बाद में उसको प्रस्ताव वो टेक्निकल एजेंसी को देगा, जो जिले का BAP मतलब विलेज एक्शन प्लान बनाएगा। और विलेज एक्शन प्लान जब सबमिट होगा वो जिले में होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो यूनिट होगा उसके पास जाएगा और वहां से फिर एक DPR बनेगा। DPR मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात आती है कि पानी की टंकी कोई लगा दे, इसमें नजर कैसे रख सकते हैं। अब ये बात पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये हीरालाल सर का भी कहना है कि विवेक, ये बात गांव के लोगों को मालूम होना चाहिए कैसे, मतलब पानी की टंकी का मतलब कि जैसी चाहो वो लगा दो, ऐसा नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अगर आप वहां पर नजर रखेंगे तो आपके सामने वाटर बजट बनेगा। वाटर बजट कैसे बनता है कि जितने भी आपकी गांव की आबादी है उस आबादी को 55 लीटर से भाग किया जाएगा। जब 55 लीटर से, मतलब ये माना गया है, स्टैंडर्ड है इंडिया में कि 55 लीटर तो 1 पर्सन एक दिन का खर्चा है उसका। तो अगर 1000 की आबादी है तो 55 से जब गुणा होगा तो 55,000 लीटर पानी चाहिए पर डे। सेम
उसके बाद फिर एनिमल हैं कि गांव में कितने एनिमल हैं, कितने जानवर हैं, उन जानवर को कितना पानी हमें, उसके आधार पर जो ये जो है एक ये होगा कि हमारा इतना पानी पर डे खपत है, और उस पर डे खपत के आधार पर ही जो पानी की टंकी जो प्रपोज होगी वो उसी के आधार पर प्रपोज होगी। लेकिन वो केवल आज के हिसाब से नहीं होगी, फिर देखा जाएगा अगले 30 साल में कितना पानी, ये जो गुणात्मक विकास है आबादी का, वो 30 साल के बाद क्या पहुंचेगा, तो वो 30 साल का रेशियो निकाल के तब पानी की टंकी आगामी 30 साल तक दे सके, अकॉर्डिंग जो है फिर वो वाटर बजट आपसे अप्रूव कराया जाएगा और फिर उसके आधार पर पानी की टंकी बनेगी। अगर आप लोग बैठक में नहीं गए या समाज के लोग बैठक में नहीं गए तो फिर क्या होगा कि स्वाभाविक बात है, फिर कहने की चाहिए थे भाई 1000 लोगों का, और मालूम चला कि हमारा 800 लोगों का ही बन गया या 400 लोगों का बन गया। फिर बाद में हम कहेंगे कि भैया अब हमारा करा दो, लेकिन जब टंकी बन जाने के बाद में तो हमने कहा ना सीमेंट अगर सेट हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर पता नहीं बहुत मुश्किल है उसका दोबारा चीजों को करना। तो अगर हम पहले से निगरानी रखेंगे और ये मैसेज आपके माध्यम से गांव में पहुंचेगा तो गांव के लोग जब बैठक होगा तो जरूर जाएंगे और फिर उसमें बोलेंगे नहीं साहब हमारा भी घर रह गया, हमारा भी घर रह गया, इस सर्वे हमारा भी घर रह गया। तो उसके आधार पे गांव में पानी की टंकी का कंसेप्ट बनेगा, क्योंकि पानी की टंकी में क्या होता है कि पानी की टंकी में जब टंकी में पानी ऊपर जब जमीन से निकालते हैं और टंकी में जाता है उस बीच में क्लोरीनेशन होता है। तो क्लोरीनेशन के माध्यम से जितना भी उसमें जो जैविक होता है, मैंने कहा ना कि जो मैं बता रहा केमिकल और जैविक जो उसका तत्व मिल जाते हैं, तो जैविक तत्व उनको मारने के लिए क्या जाता है कि वो जो क्लोरीनेशन करते हैं फिर वो टंकी में जाता है, फिर वो वाटर सुबह शाम या दोपहर जो भी टाइम गांव तय करेगा, ये भी तय है इसमें, ये गांव तय करेगा पानी कितनी बार मिलना चाहिए, सुबह दोपहर या सुबह शाम। तो अकॉर्डिंग वो पानी घर तक जो टैप से जो पानी जाएगा वो पानी आपका एकदम बेहतर शुद्ध पानी होगा। और पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान में क्या होने जा रहा है या भविष्य में क्या होने जा रहा है मैं वो बता रहा हूँ। और इसमें यह भी बताया जाएगा कि पानी का जो पाइप है वो कितने कितने का पाइप लगेगा, गांव के लोग तय करेंगे कि साहब ये यहाँ तक पाइप चाहिए, ये लेवल का। जब वो बताएंगे तो आप जब पानी का जो टैप जो पानी की पाइपलाइन डालेंगे तो आप नजर रख सकते हैं, नहीं भाई उस समय बात हुई थी कि इतना mm का पाइप चाहिए था, तो गांव ही विजिलेंस करेगा और गांव की रिपोर्ट को ऊपर तक माना जाएगा। ये हमने गाइडलाइंस में इसका प्रोविजन इसमें कर दिया गया है, लेकिन इसकी जानकारी हो नहीं पाती है गांव के लोगों को, और मालूम चला कि ठेकेदार आके बना के चला जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, बलिया में एक नगर का ही जो ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम मैं भूल रहा हूँ, बिल्कुल भृगु ऋषि का आश्रम है उसके आगे का ब्लॉक है वो। वहां पर एक सिंह साहब थे जो ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष भी थे, उनके गांव में एक पानी का टंकी लगा। पानी का टंकी में क्या हुआ कि पीने के बाद लोग बीमार होने लगे, लोग भी पानी का पीने के बाद लोग बीमार होने लगे। तो लोग भाई पानी का टंकी इतने नीचे से पानी भी आ रहा है तो बीमार क्यों हो रहे हैं। तब उसमें ये निकल के आया कि जब उसका रिपोर्ट जब कई बार आया तो पहले लोगों ने टाला, समझ ही नहीं पाए। फिर वर्ल्ड बैंक की टीम, मैं आपको बता दूं मैं भी गया था उस गांव की जांच के, मैं वर्ल्ड बैंक में तो यूपी देख रहा था, मैं भी गया। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी खराब आ रहा है लोग बीमार हो रहे हैं। आप सुन के दंग रह जाएंगे कि जो पानी जहां टंकी लगती है, एक तो वो स्थान बहुत ऊंचाई पर होना चाहिए, दूसरी बात जो पानी की टंकी जहां पर लगती है उस पानी का पहले टेस्टिंग होता है, और जो टेस्टिंग रिपोर्ट जो था, आप दंग रह जाएंगे कि टेस्टिंग रिपोर्ट को किसी ने फोकस किया ही नहीं और पानी की टंकी इंस्टॉल कर दिया। उस टेस्टिंग रिपोर्ट में यह था कि उस जगह पे आयरन बहुत ज्यादा था जमीन में, और आयरन की ज्यादा मात्रा हो जाने के कारण लोगों में बीमारी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था। जब हमने उसको पकड़ा तो फिर हम लोगों ने फिर अब दिक्कत क्या है कि उसका बजट ही नहीं था, तो फिर ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के पास रखा गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उसको पास करा के बाकायदा उन्होंने उसको कराया। तब आयरन रिमूवल, जैसे क्लोरीनेशन था वैसे आयरन रिमूवल, उसको आयरन को खत्म करने वाला या एक निश्चित मात्रा में लाने वाला एक यंत्र लगाया गया। उससे फिर आज जाके वो पानी देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से पूरे गांव में सप्लाई हो रहा है। तो ये भी गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जमीन के नीचे ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ आर्सेनिक हो और मालूम चला कि कोई बोल रहा है कि नहीं आर्सेनिक नहीं, मतलब कि हवा हवाई हो। तो आप लोग गांव में जब ये टंकी लगे तो आप टेस्टिंग रिपोर्ट जरूर देखिए, ये आपका राइट है,
ये बात इसको गाइडलाइंस में दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इसको स्पष्ट किया है कि गांव के लोगों का निगरानी होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को जरूर फोकस करिएगा कि गांव में संदेशा दीजिएगा। जब टंकी लगाने जाए तो कहना भैया वो रिपोर्ट दिखाओ जिसमें हमारे गांव का वाटर का जो नीचे का रिपोर्ट बताओ, इस रिपोर्ट में क्या था और आप क्या करोगे। तो जरूर देखिएगा आप लोग। तो ये बात लेकिन ये कब देख पाएंगे, जब आप वो जो ट्रेनिंग जब होगी गांव में, तो जब आप भाग लेंगे, जब वो ये बात सब आईएसए बताएगा, लेकिन जब प्रतिभागिता बढ़ेगी तभी ये संदेशा नीचे तक जाएगा। फिर उसके बाद में ये बातें वो जो बताने के बाद में तब पानी की 6 महीना पानी की टंकी लगेगी, जो आफ्टर द 6 मंथ एक्सेप्टेंस पहले ही हो गया कि हर घर वाला नल लेगा। तो जो पानी की जो टंकी बननी है, तो उसमें अगर 100 रुपए की टंकी बन रही है मान लीजिए, तो उसमें 10% पैसा जो है वो समुदाय को देना होगा। क्योंकि एक बात भी कड़वा सच है कि अगर अखबार आप लेते हैं, तो अखबार अगर आपने पैसा लेके दिया है 3 रुपए का अखबार, तो आप देखिएगा आपके घर में सब लोग पूरा अखबार पढ़ेगा। और वही अखबार जब कोई फेंक जाता है, तो आप देखा होगा उठा के चाट पकौड़ा में जाके उसको वहां पर उसका इस्तेमाल होने लगता है। क्योंकि क्यों लगता है कि मेरा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका एक अंश भी लगा है तो यस ये मेरा है। जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि अगर आपके घर में नल और एक सरकारी नल खटखट, और अगर आपके घर में कोई पड़ोसी अगर खटखट करे तो आप उसको 2 घूसा भी लगा देंगे, गुस्सा में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नल में आपका पैसा लगा है, आपको बुरा लगता है कि आपके पैसा वो आप गलत तरह से नल चला रहा है। इसलिए ऑनरशिप जो है भाई, मतलब तो ऑनरशिप होना चाहिए कि नहीं भैया मेरा है, ये पानी की टंकी मेरी है, मेरा पैसा, इसमें 10% कंट्रीब्यूशन हमारा लगा हुआ है। क्योंकि तो ये वो इसमें 2 बातें होंगी। अगर 50% पूरे गांव की आबादी का 50% अगर एससी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, स्वाभाविक बात है उनकी आर्थिक स्तर में सभी जानते हैं कि सामाजिक रूप से थोड़ा भी कमजोर भी है। तो सरकार ने उसने प्रोविजन किया है कि अगर 50% से ऊपर अगर एससी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उस गांव में 5% केवल अंशदान देना पड़ेगा, 10% नहीं देना पड़ेगा, केवल 5%। और वो चाहे, और अगर जहां पर 50% नीचे है तो वहां 10% है। 10% में भी आप लेबर के रूप में भी कर सकते हैं, मतलब श्रम के रूप में आप काम कर सकते हैं, और कैश के रूप में भी उसका व्यवस्था किया गया है। ये बात क्योंकि कोई बात कहे तो ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ताकि आप ये संदेशा जरूर गांव में पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका रोज लोग आपसे मिलने आते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, उसके बाद जब पानी की टंकी बन जाएगी, फिर पानी की टंकी का बाद में हर घर में जो एक्सेप्टेंस दिया है, वो पानी की टंकी में कनेक्शन होगा। कनेक्शन के माध्यम से हर घर में टैप होगा। टैप भी 3 तरह का प्रोविजन होगा। एक होगा जो बड़े आदमी है, वो हो सकता है कि वो 3 कनेक्शन, 3 टोटी लगवाएं। एक हो सकता है किचन में लगाएं, एक बाथरूम में लगवाएं, एक और कहीं पे लगाएं। कुछ लोग, लेकिन उसमें अंतर होगा कि जो 2 कनेक्शन, 1 से 2 वालों का रेट थोड़ा सा कम होगा और 3 वालों का ज्यादा। स्वाभाविक वो ज्यादा पैसा दे भी सकते हैं, उनके घर में ज्यादा यूज भी होगा चीजों को लेके। और इसमें ऑनेस्टी होना चाहिए कि शुद्ध पानी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजों को लेके। फिर उसके बाद में जो गांव की जो कमेटी बनी थी शुरू में, सबसे पहले ये वही कमेटी पैसा भी जमा कराएगी, वही कमेटी इसमें चुनाव होते रहेंगे बीच बीच में, वही कमेटी में के खाते में पैसा होगा, वही कमेटी उसका जब 1 साल के बाद में जो एक समय होगा उसका, उस समय के बाद में वही कमेटी उस पानी की टंकी को रन करेगी। कोई इसमें मतलब गांव का पैसा, गांव की टंकी, गांव के लोग, गांव अपने लिए चलाएगा, ना कि वो किसी पर केंद्रित नहीं रहेगा। सपोर्ट करने के लिए जरूर है, अगर कोई विषम आती है तो ग्रांट भी अगर कोई सरकार देगी तो उसी कमेटी के खातों में ग्रांट देगी। और ये भी बात आ सकती है, अगर सरकार कोई जैसे कभी कभी होता है कि टूट फूट हो गया, कोई चीज हो गया, तो उसमें सारा प्रोविजन होगा कि भाई माना जाएगा कि एक ऑपरेटर रहेगा, कम से कम 1 या 2 ऑपरेटर रहेंगे। तो 2 ऑपरेटर का सैलरी मान चलिए गांव के स्तर पे 5-5 हजार में मिल गया, 10,000 रुपया हो गया। ये भी होगा कि जो हमारा बिजली का बिल होगा उसका, तो ये औसत मेरा एक्सपीरियंस है कि 14,000 के आसपास में होगा। और तीसरी जो बात लास्ट में आएगी कि आपका बिजली का बिल, ऑपरेटर और मेंटेनेंस में, जैसे कहीं टंकी टूट गया, कहीं पाइप फट गया, कहीं ऐसा होगा लीकेज, बीच बीच में ऐसा हो स्वाभाविक है, हर जगह होता है, क्या कितना भी अच्छा कर लो। तो मान के चले कि 25,000 रुपया महीने का खर्चा है। अगर 25,000 रुपया महीने का खर्चा है तो स्वाभाविक बात है कि अगर गांव में
1000 परिवार हैं। 1000 परिवार इसलिए होगा क्योंकि इसमें गांव का साइज भी होगा कि टंकी मल्टीपल गांव वाला भी हो सकता है इसमें, और सिंगल भी है और मल्टीपल भी है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी खपत है, उस आधार पे आएगा। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए 25,000 रुपया आ रहा है खर्चा, तो इसमें ये मान के चलेंगे कि हम जो गांव का जो टैरिफ बनाएंगे, वाटर टैरिफ, वो फिर इस तरह का डिजाइन होगा कि मान लीजिए 20 रुपया या 25 रुपया या 30 रुपया पर परिवार पर मंथ जो है, या जो हो सकता है किसी का 20 रुपया और किसी का 30 रुपया, ये इससे ज्यादा नहीं हो, मैक्सिमम 50 रुपया के आसपास में तक खर्चा है। अगर 50 रुपया में अगर 70% बीमारी बच सकती है, तो मुझे लगता है कि वो 50 रुपया जो डॉक्टर एक बार में 200 या 300 रुपया फीस लेता है, उससे लाख गुना बेहतर है। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि आजाद भारत में ये जो स्कीम है, ये हिंदुस्तान को सशक्त, मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए सबसे बेस्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है, और इसी का नाम जल जीवन मिशन है। और ये लास्ट में मैं एक बात और कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि मैं इतना ही कहूंगा कि इसका जो मेन मकसद जो है वो यही है कि गांव के अनुसार, गांव की निगरानी में और गांव के लिए ये स्कीम है। अगर इसमें कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो अब आप प्रश्न पूछ लीजिए, मुझे जितना बताना था बता दिया। और आपको अगर आपके माध्यम से गांव में संदेश जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि जो मॉडल गांव का जो एक उद्देश्य है और एक जो एफपीओ का उद्देश्य है कि पैसा भी कमाइए, लेकिन ऐसा मत कमाइए कि आप इधर तो पैसा एफपीओ से माध्यम से आप अर्निंग बढ़ा रहे हैं और मालूम चला कि डॉक्टर साहब का जो कल झोला छाप आए थे, कल डॉक्टर साहब ने एक दुकान खोली थी, आज 5 स्टार होटल बना के वो 5 साल में होटल बना के अपना क्लिनिक चला रहे हैं। तो कम से कम वो पैसा गांव में रुके, गांव के लोगों के पास में रहे और उनका हेल्थ बेहतर रहे, और शायद यही एफपीओ का उद्देश्य होगा, यही विलेज मैनिफेस्टो में है और यही हमारा जो है मॉडल गांव का उद्देश्य है और यही एफपीओ का उद्देश्य होगा। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। सौरभ। अनम्यूट कर लीजिए वीरेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। सौरभ अनम्यूट कर लेना। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही सौरभ। कोई साथी हमारे विवेक सर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? केवल जी 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 सत्येंद्र जी, आप अनम्यूट करिए। हेलो जी हेलो 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 जी, जितेंद्र श्रीवास्तव करवी से। जी पूछिए श्रीवास्तव जी। हाँ सर, ये पूछना था कि सर जिले स्तर में जैसे पानी की जांच कराना है जी जो है, तो सर उसके लिए सर अपने जिले में किससे मिलना होता है सर? बहुत सिंपल है जितेंद्र जी, आपके जनपद में जो जल निगम का एक मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एक विंग है, उसका काम ही ये है कि गांव का कोई भी आदमी लाए तो पानी की जांच करे, उसका काम यही है। अच्छा, ये बताते नहीं लोग उसका। जी जल निगम में सर। जल निगम का है। हर ओके जिले में ओके सर, ओके थैंक यू। जी सर। हेलो जी 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 बोल पूछे तोमर जी। जी 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 सर, ये जानते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था एफपीओ कैसे भागीदारी करेगा जल जीवन में? दोबारा बोलेगा तुम्हारे साथ, दोबारा कुछ आपकी आवाज सर ये मैं जानना चाह रहा था कि हम इसमें भागीदारी करना चाहते हैं एज ए एफपीओ, तो हमारी कैसे भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी? मुझे लगता है कि जो एफपीओ का उद्देश्य है तोमर साहब, वो ये है कि गांव की आर्थिक आय बढ़ाना, और दूसरा उद्देश्य है कि गांव का पैसा गांव में जो है सुरक्षित तभी रहेगा जब आदमी बीमार नहीं होगा। मुझे लगता है कि छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा, ये पर्यावरणीय जांच में कोई भी तत्व कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये आपकी शायद सबसे बड़ी सेवा होगी कि पूरे समाज एफपीओ, अगर मान लीजिए आपके माध्यम से पानी की टंकी सही लग गई, सही, और गांव को अगर आपने अवेयर कर दिया तो गांव को ऑनरशिप मिल गई, मुझे लगता है तोमर साहब इससे पवित्र काम तो शायद कोई हो भी नहीं सकता। और एफपीओ सर हमारा संकल्प नाम होगा, ये भी आप कल्पना नहीं कर सकते। सर मेरा संकल्प है गाय गंगा धरती, मेरा जो संकल्प है वो गाय गंगा धरती ही है। तो धरती के लिए सबसे पहले तो पानी शुद्ध चाहिए ना।
आपका आप किस उस पर जनपद से मेरा हैं? मतलब पूरा जैसे बदायूं जनपद मैं आप क्या काम कर यूपी रहा हूँ बदायूं। उमर साहब, हमारी आपकी सर मुलाकात तो हुई फिर है। आपसे जी बदायूं मेरे पास है मुलाकात होनी चाहिए सर। जी, बदायूं सर तो मेरे मुलाकात होनी चाहिए सर, कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा आपसे मुलाकात हो। तो उमर साहब हम पड़ोसी भी हैं, रहने वाले भी पड़ोस के हैं, कहाँ के हैं सर? शाहजहांपुर के रहने वाले। अरे तब तो फिर एक ही बात है सर, बिल्कुल मुलाकात बहुत जल्दी संभव हो और नंबर मिल जाए तो और अच्छी बात है, जल्दी मैं मुलाकात हो आपको जाएगी। अपना चैट पे डाल दे रहा हूँ नंबर, आप नीचे देख पढ़ लीजिएगा, मैं डाल देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और अगर किसी सदस्य का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। जी, हेलो। कोई भी साथी सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं प्रियंका श्रीवास्तव बोल रही हूँ। जी प्रियंका जी, जी सर मैं ओमिशा रूरल प्रोड्यूसर कंपनी से हूँ। जी हम लोग वेजिटेबल कल्टीवेशन पे वर्क करते हैं। जी तो मेरा एक ये था कि अभी जो आपने एफपीओ पार्टिसिपेशन के बारे में बताया कि हमारा सेल्फ होगा, हम उसमें सेल्फ मतलब कितना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, राइट? जी जी। मैं लेकिन थोड़ा ये सा प्रियंका, मैं आपका शायद आवाज में आपकी थोड़ा कट गया था, प्लीज दोबारा एक बार दोबारा। आपकी आवाज कट रही है प्रियंका जी। मैं सर ये बोल रही हूँ कि आपने बोला कि एफपीओ में वो सॉरी ये जो आपका प्रोग्राम है जल जीवन मिशन, मेरा नहीं है, जनता का प्रोग्राम है। भारत सरकार का है। हाँ जी, भारत सरकार का जो प्रोग्राम है जल जीवन मिशन, इसमें जो एफपीओ का कंट्रीब्यूशन होगा ये सेल्फ में होगा। बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरा एक सजेशन ये था कि जो नियर अबाउट एरिया में जो एफपीओ बने हैं जी उनका एक लिस्ट या उनका एक इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, ताकि और उनको एक इंफॉर्मेशन दिया जाए और ये मैंडेटरी किया जाए कि वो उसमें पार्टिसिपेशन दें अपना। 100% मैं आपके इस सुझाव से बहुत ही प्रभावित भी हूँ, और मैं जल जीवन मिशन से संबंधित जितनी भी गाइडलाइन चीजें हैं, मैं आपको जो हमारा मॉडल गांव है उस पर करा दूंगा उनके माध्यम से। सर अभी हम लोग जो हैं अभी जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं मॉडल गांव में ही। वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत जी, बढ़िया। तो सर इसका इंफॉर्मेशन अगर हमें प्रॉपर मिले तो हम ये इंफॉर्मेशन भी गांव में देते चलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी, क्योंकि मैं भी मॉडल गांव का हिस्सा हूँ। जी, हम लोग अभी जो सॉइल हेल्थ कार्ड का ट्रेनिंग चल रहा है वो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सर, तो यही था कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो प्रॉपर चले। आप देखिए, जब से मॉडल गांव मतलब 14 फरवरी से हम लोग कंटिन्यू हैं, और मुझे लगता है यही मॉडल गांव का उद्देश्य है कि देखिए लीडरशिप अपने आप चीजें से निकल के आ रही है। जैसे आप प्रियंका जी काम कर रही हैं, जितेंद्र जी हमारे करवी से हैं, वीरेश तोमर साहब बदायूं से हैं, अजय सिंह साहब हैं, सत्येंद्र पटेल जी हैं, तो सारे लोग देखिए, और हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को हमारा, अगर आप बताइए, वरना मैं ये बात बताता नहीं आपको। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नीचे क्या होता है कि स्कीम खत्म हो जाती है तब नीचे वाले को मालूम चलता है कि उसको इसमें उसका भी रोल था। तो हम पहले ही से इसको अवेयर कर रहे हैं, अभी लागू नहीं हुआ है। अब 7 दिन के, आज से 7 दिन के बाद आप देखेंगे हर जनपद में जहां भी आप हैं, चाहे यूपी में हो चाहे बिहार के बारे में हम अलग अभी बात कर लेंगे। एक मैसेज आया है, मैं बता दूंगा, क्योंकि यूपी का जो स्थिति है वो ये है। प्लीज अगर कोई प्रश्न हो तो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हेलो जी। हेलो। हाँ हेलो, पूछिए सवाल पूछिए। हाँ, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं स्थानीय एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चंदौली से, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं डायरेक्टर अजय कुमार सिंह बोल रहा हूँ। सर, ये जो जल मिशन और मॉडल विलेज में जो एफपीओ को कनेक्ट करने की बात हुई है, हम लोगों की सर एफपीओ जो है 5 साल से जैसे हम लोग एफपीओ बना के अपने कार्य को कर रहे हैं जी। और हमारी एफपीओ में 1000 फार्मर्स मेंबर हो गए हैं, और हम लोग का सीड प्रोडक्शन और फिशरी, मत्स्य उत्पादन और वेजिटेबल पे काम जो है हो रहा है। इसमें सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारे ही विलेज में और हमारे मेंबर्स के जो भी गांव है, वहां पे हमने जो है फिशरी मछली पालन के लिए 1-1 एकड़ के पॉन्ड्स बने हैं। सर, मछली पालन में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है पानी की जो है जांच,
अभी सर हम लोग मछली पालन में जो है उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए आईसीआर में गए थे लखनऊ में। जी वहाँ पानी के सिस्टम को जांच करने के लिए बताया गया कि आपको हफ्ते में जो है एक दिन आपके अपने तालाब की पानी के लेवल की क्वालिटी चेक होनी चाहिए। सर मैं इसके लिए ये जानना चाहता हूँ कि इस योजना को कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं अपने एफपीओ के लिए। देखिए अजय सिंह साहब, अभी तो क्या है कि आप भी जानते हैं कि केमिकल जो कंटेमिनेशन होते हैं वो 21 होते हैं, जो इंडिया में स्टैंडर्ड है। जी पानी जी 21 तरह के तत्वों की जांच होती है। जी जी उसके बाद में होता है कि आपका जो मतलब फीकल कंटेमिनेशन होता है, मतलब जो जैविक होता है। आप भी जानते हैं कि बहुत मतलब जिससे मास लेवल पे जो बीमारियां हमारे यहाँ आमतौर से कॉमन जो बीमारी होती हैं। जी जी अभी क्या है कि अभी तक ये था कि ये जल निगम के माध्यम से हर जनपद में एक यूनिट था, जहां पर आप जाके अपना सैंपल लेके जाके पानी का सैंपल, और वहां पे आप जांच करा सकते हैं। उनके बाद में उनके पास में एक रिजेंट होता है। लेकिन एक आपको बड़ी अच्छी खबर दे रहा हूँ जी जी आपके लिए। अब इसके लिए एक एफटीके आ गया, फील्ड टेस्टिंग किट आ गया है, एफटीके बोलते हैं उसको। जी जी आप जनपद में ले लीजिए उसको, खरीद के रख लीजिए अपने पास में। ओके एक पहली बार तो आप जांच करा लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको ये पानी में क्या फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, आर्सेनिक जी है, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, कैंडियम है, नाइट्रेट है। मैं पूरा बता सकता हूँ वन बाई वन, बट आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या ज्यादा मिला हुआ या उसमें जैविक है। तो एक बार जब आपने पहली बार में तो आपने जल निगम में जांच करा लीजिए। उसके बाद में आप रिजेंट खरीद कर रख लीजिए अपने पास, ज्यादा महंगा नहीं होता है, एक पतली सी उसमें एक डब्बी होती है। उसके बाद आप एक एक सप्ताह में चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ बड़ा या कुछ वैसा एज इट इज है। जी जी तो मुझे लगता है वो सस्ता पड़ेगा आपके लिए। और दूसरा, अभी एक टीम जो चंदौली में मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे 1 महीने के बाद मार्च में आपके गांव में जांच करने की टीम पहुंचेगी एफटीके लेके। तो वो लोग एफटीके बोले तो आप प्रधान जी को पहले बोल देना कि भैया मेरे तालाब का जरूर, यहाँ का जरूर करा देना। जी 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 तो वो ऑन स्पॉट आपका हो जाएगा। नहीं सर, वो जो टीम बता रहे हैं जो 1 महीने बाद आएगी, हाँ। वो क्या, जैसे अभी हम लोग जैसे अपनी मीटिंग है, आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस मीटिंग का जो आयोजन किया है। अब इसमें हम लोगों की तमाम चीजों को जो जानकारियां मिल रही हैं, तो क्या जैसे अभी हुआ कि नहीं एफपीओ की हमारी सारी लिस्ट जो हमारे सारे ग्रुप बन रहे हैं, उसमें सारे चीजों को ग्रुप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया जाए। तो क्यों सर वो जो टीम आएगी, क्या हम लोगों को, ठीक है सर प्रधान तो हैं, प्रधान के द्वारा अब कभी कभी ये स्थितियां हो जाती है कि अब चीजें आती हैं, टीम गांव में आ गई, हम लोग को पता नहीं चल पाता है। और मेन समस्या ये है सर कि काफी बल्क में बड़े स्तर पे फिशरी पालन का काम हो रहा है, जो कि हमारी एफपीओ बहुत बड़े लीड काम कर रही है। अब सर एक हमारे जो है कि यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में करीब 50 पॉइंट्स बने हैं, जो एक एक करके पॉइंट्स बने हैं। और मेरे अपने विलेज में सर केवल 8 एकड़ में जो है पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा फिशरी पालन के लिए सर पानी का जो है बहुत बड़ा इशू है। अगर इसमें सर जो भी चीजें अगर टीम जब भी आती है सर, तो अगर हमको सूचना अगर मिल जाए प्रधान जी के तो द्वारा, मैं सिंह साहब मैं आपको एक और बता दूं, एक आईएसए आएगा, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी। वो लोग 1 साल तक रहेंगे आप, लेकिन उनका कदर करिएगा। वो लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और बड़ी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल तोमर साहब, उनको आप इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनको जो भी व्यवस्था करनी होगी, मैं एग्री, आई एम एग्री, जो भी उनको होगी बनारस से लाने के लिए, ले जाने के लिए, उनको रहने के लिए, रुकने के लिए, खाना पीना के लिए, मैं सारे व्यवस्था का अरेंज करूंगा। नहीं वो नहीं, उनको केवल आप प्रेम बस दीजिएगा, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल उनको प्रेम की आवश्यकता है। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रेम दिया जाएगा सर, क्यों नहीं दिया जाएगा ये बताइए। अब सर गांव में अगर प्रेम नहीं मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? नहीं, मैं भी गाँव का हूँ, हम दोनों लोग बिल्कुल, हम तो जो तोमर साहब बैठे ना, अरे मैं तो कटरी का रहने वाला हूँ। तोमर साहब समझ गए कटरी का मतलब क्या होता है साहब। वहां तो 10-10 कोस तक खाना नहीं होता है साहब, थाना कचहरी दूर भूल जाइए। 4 बजे के बाद अगर आप घर पहुंच गए तो थैंक यू सो मच, वरना जहां वहीं ठहर जाएंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, अपने यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे खाली। नहीं बिल्कुल सर, नहीं सर, उसमें कोई नहीं है। हम लोग टच में रहेंगे। देखिए मॉडल गांव के टच में रहने से क्या है कि ये सारी चीजें हम आपको पहले से बता देंगे। ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न, अगर आप संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ और भी पूछ सकते हैं।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है सर, बिल्कुल संतुष्ट है। बस यही है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को लगातार चले। जो भी चीजें हो रही हैं, ये मॉडल विलेज बनाने के लिए, एफपीओ को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि सर एफपीओ बहुत बड़ी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जिनके सोच से इस कॉन्सेप्ट को आज उतारा गया, ये बहुत ही एक अच्छी पहल है कि सर इससे एकदम बिल्कुल गांव को सुदृढ़ किया जा सकता है। जैसे सर अभी हम लोग सीड प्रोडक्शन में काम कर रहे थे और हमारा चंदौली जनपद कृषि प्रधान जिला है, जहाँ की व्हीट पैडी की बहुत बड़े स्तर पे खेती होती है। अभी सर हमारे जनपद में बहुत ही मतलब इंडिया में पूरे पॉपुलर धान बा ब्लैक राइस, जो कि हमारे एफपीओ ने ही सर उस ब्लैक राइस की फार्मिंग की थी और 7 मेंबर से हम लोग शुरू करके आज 1000 मेंबर हमारे 1200 एकड़ में खेती हुई है। और वो ब्लैक राइस सर हम लोग सुखबीर एग्रो के माध्यम से हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया। अब तो सर स्वयं हमारी एफपीओ कंपनी को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया है। मैं स्वयं एक्सपोर्ट, हमारी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। अभी मिर्च किया है, मटर किया है हम लोगों ने, ब्लैक राइस है, जो भी आदम चीनी बादशाह भोग जो भी चावल हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या सर सीड की थी। सीड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और हर एफपीओ, जैसे मैं सीड में काम कर रहा हूँ, कोई वेजिटेबल में काम करेगा, कोई फिशरीज में करेगा, कोई कुछ में करेगा, तो अपने एफपीओ के एक जो कनेक्टिविटी होगी, जो जुड़ा होगा सर ना, अगर यहाँ से चंदौली से बाराबंकी में गया, सीतापुर में गया, रायबरेली में गया, वहां से जो चीजें आई, तो एक आपस में सर ये बहुत ही अच्छा चीज होगा कि हर गांव, हर एफपीओ जो है समृद्ध होगा और हर गांव में खुशहाली आएगी और हर गांव एक मॉडल गांव बनेगा सर। जो हमारी सिंह साहब, यही मॉडल गांव का सोच है, यही है सर, यही सोच है। हीरालाल सर का जो है ना, ये उनका मतलब जो हमारे मेंटर भी हैं, मतलब मैंने तो उनको बांदा में देखा है काम करते। हमारा भी उनसे तभी जान पहचान हुआ था कि बांदा में हम लोग वाटर पे काम करते। मतलब क्या गजब का उनका कमिटमेंट था, मतलब इतना मास लेवल पे जाना, इतने ग्रास लेवल पे बात करना। मतलब उन्होंने ऐसा दरबार, कलेक्टर मतलब कुछ नहीं, मतलब जनता सब, कभी कोई जा सकता है, कोई आ सकता है, लेकिन जब तक हम लोग हृदय से बात नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो आपने बोला, इसके लिए भाई मुनीष जी, क्योंकि वही इसके अध्यक्ष हैं, वही ज्यादा बता सकते हैं। नहीं, आपने बता दिया, आप उतना ही जानते जितना मैं जानता हूँ, ऐसा क्या है। और अजय सिंह जी तो इतना सक्सेसफुली एफपीओ रन कर रहे हैं, तो अब तो मतलब तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इनको क्या बताया जा सकता है। नहीं सर, आप लोग का स्वागत है, आप लोग कभी भी बनारस आइए। अजय सिंह जी, आप अपना नंबर चैट में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। हाँ सर, ये सेट कर देते हैं सर अभी। 9198 जस्ट ए सेकंड, 9198 560 499 499। जी सर। थैंक यू अजय सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सिंह साहब, हमारी आपकी मुलाकात होगी जल्दी से। नहीं, बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल। और आप लोगों का, हम लोगों को, हमारी कंपनी एफपीओ कंपनी को, मेरी कंपनी ईशानी एग्रो के परिवार को आप लोगों की बहुत जरूरत है। अगर आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का गाइडेंस, आप लोगों की टेक्नोलॉजी मिलेगी, तभी हम, जो मेरा एक मोटो, मेरा उद्देश्य है, तभी मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच अजय सिंह जी। संतोष कुमार जी, आपने हैंड रेस किया था। संतोष कुमार जी, चल रहा है, बस खत्म हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है सर? कार्ड, जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरा कार्ड सर, आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आ रही है। आप संतोष जी, मेरा कार्ड दे दो। जी सर, जी सर, समृद्ध सीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से सभी लोगों को जो भी पार्टिसिपेट इस आयोजन में कर रहे हैं, सबसे पहले मैं मुनीष गंगवार जी को, विवेक जी को, सौरभ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये इतना बड़ा आयोजन किया है और हम सभी लोगों को एक मंच में लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी जितने भी एफपीओज और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद, जो कि आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, समृद्ध सीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड हुए अभी नियर अबाउट 6 मंथ हुए हैं और अभी तक जो भी हमने प्रयास किए हैं
आज जल जीवन के लिए सर ने जो बताया है उससे मैं काफी प्रसन्न हूँ कि गांव की समस्या सबसे बड़ी यही होती है कि वो हैंडपंप लगवा लेते हैं, अपना समरसीबल लगवा लेते हैं, लेकिन पानी शुद्ध मिल रहा है या नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि सर ने अभी बताया था, गंगवार जी ने, कि पानी हमारे शरीर में सभी जानते हैं कि 70 से 72% 70% के समथिंग मात्रा होती है शरीर में, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो अगर अशुद्ध जाएगा तो बॉडी में इन्फेक्शन होना तो वैसे है। और गांव लेवल पे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो डॉक्टर्स भी होते हैं, कोई भी एमबीबीएस एमडी या बीएमएस वाले डॉक्टर नहीं होते, वो सब झोला छाप डॉक्टर होते हैं। वो अपनी मेडिसिन दे करके बचा हुआ शरीर में जो होता है वो भी सब खत्म कर देते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। हमारी कंपनी की कुछ योजनाएं हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत छोटी सी योजनाएं उनके बारे में बताना चाहूंगा। हम सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं जैविक खाद पर सर। जैसे कि जैविक खाद जब हम लगाना शुरू करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो विष मुक्त हो जाएगा, तो कुछ बीमारी जो है वो उससे बचेगी। जैसे सर ने बताया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने पैसे जो हमने पैसा पैदा किया है उस पैसे को घर पे ही रखना है, मीन्स बचाना कैसे है। तो सबसे पहले तो हम जब विष मुक्त भोजन करेंगे तो उससे हमारा शरीर में और हमारे लोगों में बीमारी पैदा नहीं होगी, तो उससे भी पैसा बचेगा। दूसरा है किसान जो उपज पैदा कर रहा है उस उपज को किस तरीके से अच्छे दामों में बिकवाया जाए। जैसे सर ने बताया कि एफपीओ का ये काम ही है कि अधिक से अधिक किसानों को इकट्ठा करके और उन्हें उनका जो उपज है वो कई लोगों को मिला करके जब हम बेचने जाएंगे तो निश्चित रूप से महंगी भी बिकेगी और सभी लोगों को खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी आय भी कुछ बढ़ जाएगी। और उस आय को बढ़ाने के लिए हमारा उद्देश्य ये भी है कि बिचौलियों से कैसे मुक्त कराया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सर होती है कि जो बिचौलिए बीच में होते हैं वो सबसे ज्यादा खाने का कार्य करते हैं। जब हम संगठित होंगे तो संगठित होकर के हम अपने अनाज को, हम अपने उत्पादन को इजीली बड़े मार्केट में भी बेच सकते हैं। उसके लिए सर हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें घर पर ही उनके खेतों में और उनके गांव में बड़े व्यापारियों को या जो कंपनी से, कई कंपनी से टाई अप, बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप करके उनके उत्पादन को बेचा जाए। तीसरा हमारा है सर उद्देश्य कि जो औषधि, हम औषधि फसलें भी बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। तो औषधि फसलें क्या है कि परंपरागत खेती करते करते किसान बर्बाद हो गया है। और निश्चित रूप से ये समझ सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, हम सभी किसान हैं, परंपरागत खेती हमें कितना लाभ दे सकती है ये हम सभी लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। तो परंपरागत खेती से हट करके हम लोग औषधि खेती की तरफ किसानों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास लगभग अभी तक 525 के समथिंग शेयर होल्डर्स फार्मर्स हो चुके हैं, ये लगभग 5 महीने के अंतराल में। और अब समस्या ये आती है सर कि जो हम औषधि फसलें उत्पादन कराते हैं, सरकार भी इस पर प्रयास कर रही है, हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो उत्पादन हमने करा दिया है उसका जो न तो बायर अच्छा मिल पाता है और ना ही हमें कहीं अच्छा मार्केट मिल पाता है। तो किस तरीके से हमें अच्छा मार्केट मिले, किस तरीके से हम सपोर्ट करें फार्मर्स की, उनका जो फसल उत्पादन कराया है वो अच्छे रेट से बिक सके। तीसरा सर, हमने किसानों को, जैसे अभी एक बहन हमारी बात कर रही थी कि हम सॉइल टेस्ट कार्ड, मतलब सॉइल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रहे हैं, उसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर हमने बहुत कम समय में अपने यहाँ, हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर हमने सॉइल टेस्टिंग मशीन, पूरा लैब लगाया हुआ है जो 1 घंटे में टेस्ट करके दे देती है। अब सर यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी आती है कि किसान सॉइल टेस्टिंग का और सॉइल की जो हेल्थ क्या है उसके बारे में अवेयर नहीं है। उन्हें संतोष जी आपकी आवाज कट रही है। जल्दी नहीं आता है वो सॉइल टेस्ट का, आपको भी पता हो। फिर भी सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट 100 फार्मर्स को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सॉइल टेस्टिंग के लिए उनका रजिस्ट्रेशन किया और उनकी सॉइल का सैंपल लेने के लिए हमने अपने खुद की टीम को भेजा और सैंपल हमने कलेक्ट करके 100 फार्मर्स को सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट कार्ड दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे से हमारा प्रयास है कि जितना हमारा खर्चा आता है टेस्टिंग में उतना खर्चा उनसे लेकर के, यहाँ पे फल फल की दुकानें हैं, ठीक है, उससे
की आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। सत्येंद्र पटेल जी, आप आवाज हैंड रेज आवाज कर रहे हैं, आप अनम्यूट कर लें सर, पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। पटेल जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ पूछिए। सर, सर वेरी गुड आफ्टरनून सर सभी को। आप जी जी सर, मैं अभी ये जल जीवन जो जल जीवन मिशन है इसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसमें अभी क्या है कि जो टंकियां वगैरह बन रही हैं, तो वो अभी सतना में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें सतना में जिला में काम कर रहा हूँ इसका, और कुछ दिनों बाद महोबा में भी शायद शुरू कर पाऊँ मैं। और सेकेंडरी ये कह रहा था, अभी अभी जो डिस्कस ये जो जल जीवन में सर, ये क्या है ना कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है ना सर, ये मुझे लगता है बेस्ट है वाटर को रिचार्ज करने के लिए अपना इसके लिए। और सर थर्ड जी ये था कि अभी एक प्रियंका मैडम थी और उन्होंने डिस्कस किया था कि इसका सॉइल टेस्टिंग के लिए। तो मैंने जी जो लास्ट डिस्कशन हुआ था, मेरा उसमें इंटरेस्ट है सर। मैं चाहता हूँ कि वो सॉइल टेस्ट लैब जो है मैं अपने यहाँ इस्टेब्लिश करूँ। तो सर वो कैसे हो पाएगा, वो अगर उसका तो कुछ भी वो पटेल जी, वो संतोष जी बता रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी इस्टेब्लिश की रखी है, कर रखी है, तो उनका नंबर ले लीजिए और उनसे आप बात कर लीजिए। जी जी जी। और सर ये जो डिस्कशन होता है मेरा एक ये है ना कि जो लोग जैसे मेरा इंटरेस्ट अभी जो मैडम ने बताया, तो मैं अगर इन फ्यूचर मुझे कोई उनसे जी जानकारी लेनी है, तो अभी अगर उनका नंबर होता मेरे पास में तो मैं उनसे डिस्कस कर लेता, या उनके कोई ऑर्गेनाइजेशन का नंबर होता। तो ठीक ठीक ये है। ये जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं मित्र, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना नंबर चैट में शेयर कर दे, तो हम आपको इस कम्युनिकेट कर देंगे सभी लोगों को। जी जी जी, तो मेरा इंटरेस्ट सर उसमें जी, है। विल दैट बी ऑल राइट? जी Hello, sir. This is हाँ, Priyanka. या हेलो हेलो। या I am sharing my number on the chat. थैंक यू मैम। जी थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। तो सर मेरा एक ये था कि मैंने एक जैगरी प्लांट लगाया हुआ है अपना यहाँ पर अवतार एग्रो नाम से। और हेलो जी आप जी बोलिए, जी carry on करिए हाँ please। सर, तो इसको मैं इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या इसका वो रहेगा? इसको कन्वर्ट आप नहीं कर सकते, पहले आपको एफपीओ बनाना पड़ेगा और एफपीओ फिर ये बिजनेस कर सकता है। इट अच्छा इज अदर वे अराउंड। अच्छा, उसमें बेनिफिट क्या तो होगा मेरे पहले को? आप, जी बेनिफिट ये होगा कि वो फिर आपको ये कलेक्टिव ओनरशिप होगी इसकी एफपीओ के पास, और जी उसका जी। जो बेनिफिट होगा वो सभी लोगों में जाएगा, जो भी मेंबर्स आपके होंगे। अच्छा जी। ये और अगर आपका इंडिविजुअल लगाया हुआ है तो इसको आप एफपीओ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको आप इंडिविजुअली रखिए। इंडिविजुअल है सर, ये इंडिविजुअल है। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपने ये लगाया है, हाँ पार्डन, हाँ। हाँ इंडिविजुअल है, तो इसको आप अलग रखिए, उसका एफपीओ से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अच्छा। और सर ये एफपीओ से अभी इसको लिंक मत करिए। अच्छा, अभी सर ये जैसे गेहूं खरीद है, तो जी गवर्नमेंट ने शायद एफपीओस को दिया हुआ है गेहूं खरीद के लिए, गेहूं और धान खरीद के लिए सभी एफपीओ एफपीओ को को नहीं, दिया हुआ है। कुछ को तो लाइसेंस दिया हुआ है। हाँ हाँ। सभी तो सभी एफपीओ को नहीं, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस इशू होता है, तो जिनको जी लाइसेंस इशू हुआ होगा वो कर रहे होंगे। जी जी जी, गवर्नमेंट ने अथोराइज किया हुआ है। कई हैं जो एफपीओस जो हैं वो गेहूं डायरेक्ट गवर्नमेंट रेट में खरीद सकते हैं, तो राइट, उसका कुछ हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट। उसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है। जी 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 जी। तो जी, उसका प्रोसीजर पता चल सकता है मुझे कि कैसे उस सेटअप कर सकते हैं उसको? वो लाइसेंस तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से इशू होता है, एज फार एज आई नो। तो आप हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए अपने नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं, के। अभी मैं बताता हूँ सर मैं जी बताता हूँ। जी, ये अच्छा हाँ, हाँ अजय सिंह जी जी हैं, ठीक ठीक जी जी, जी एफपीओ कंपनी के लिए आप खरीद प्रक्रिया के लिए जो है सर, इसमें पहले अगर आपकी एफपीओ कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो आप कंपनी के अपने पैड पे आप अपने जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर देंगे कि हमारी एफपीओ कंपनी में इतने फार्मर्स हमारे शेयर होल्डर्स मेंबर हैं
और इनका इतना वीट पैडी का जो भी क्रॉप हो, प्रोडक्शन हो, आप हमें हमारे एफपीओ कंपनी को किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा कनेक्ट करके हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक सेंटर खुलवाने की, खरीद प्रक्रिया कराने की कृपा करें। तो डीएम साहब जो है फिर उस चीज को एसएमआई जो होते हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं, उनको बोलते हैं, फिर नोडल जो एसडीएम साहब होते हैं, उसके बाद आपकी उनके साथ एमयू होती है, वो पूरा सिस्टम उसका होता है कि उसके बाद जब वहां से आपको फिर मिलेगा कि नहीं आप अपने किसानों का जो है खरीद कर सकते हैं। लेकिन उसकी टर्म्स कंडीशन ये होती है कि जैसे गेहूं आप अपने किसानों का खरीद लेंगे तो पहले पेमेंट आपको एफपीओ कंपनी को अपने मेंबर्स को करना होगा, फिर आपके गोडाउन से जब वो एफसीआई के गोडाउन में गेहूं जाएगा, फिर वहां से रिसीव मिलेगी, फिर आपकी मार्केटिंग विभाग से पेमेंट होगी। तो ये प्रक्रिया में करीब 20 से 25 दिन का समय लगता है और उसके लिए पहले आप अपने अकाउंट में कम से कम आपके अगर मेंबर की गेहूं खरीद करते हैं तो उतनी फंड होनी चाहिए जितने कि आप अपने किसानों का पेमेंट कर दें खरीदने के बाद। और जी, गेहूं की प्रक्रिया में अगर धान की प्रक्रिया में है तो धान आप खरीद करते हैं तो फिर आप उसको चावल बनाएंगे। चावल भी वही प्रक्रिया है कि जब एफसीआई को आप चावल देंगे फिर वही रिसीविंग आपको मिलेगी, फिर उसके बाद आपका पेमेंट होगा और बिल्कुल ये मिल जाएगी। आप एफपीओ कंपनी आप बना के बिल्कुल इस चीज को आसानी से आप काम को कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बाधा नहीं है। एफपीओ एज एन एनजीओ होता है ना सर? नो 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 नो, एफपीओ मींस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादन संगठन। 1956 हाँ 1956 कंपनी एक्ट के तहत आप जो है 5 बोर्ड्स डायरेक्टर और 5 बोर्ड मेंबर 10 लोगों का एक ग्रुप बना के आप अपने कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आपकी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो आप उसमें फिर मेंबर की कड़ी आप जोड़ेंगे। ये पूरी एफपीओ की पूरी एक प्रोसेस प्रक्रिया है जो कि आपके या नाबार्ड के द्वारा या एसएफएसी के द्वारा या एनसीडीसी के द्वारा आप अपने कृषि विभाग अधिकारी के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा लिंक करके फिर आप अपनी प्रक्रिया बनाने की एफपीओ को शुरू कर सकते हैं। नो, इसको आप एनजीओ नहीं कर सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का एक कॉन्सेप्ट ये अलग है। आप उसकी सारी चीजों को वो हो जाएगा तो हम लोग उसको आपको वो कर सकते हैं, जो है लंबी प्रक्रिया है पूरी। सर ये एज अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म टाइप का है क्या? लिमिटेड नहीं लिमिटेड नहीं फार्मर, हाँ प्राइवेट लिमिटेड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं जी। इसका प्रोसीजर क्या है सर ओपन करने का? ओपन करने का प्रोसीजर यही है कि आप अपने 10 किसान मतलब जो फार्मर हो, आप 10 किसान अपने मेंबर का सर्वप्रथम आप चयन करें जो कि उनकी फुल आईडी होनी चाहिए और उनके नाम से वो फार्मिंग कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। वो फार्मिंग किसी भी क्रॉप की आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप 10 लोगों का करके 10 लोगों का सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आप अपने डीडी उप कृषि निदेशक या कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा वहां से आप एक लेटर इशू करवाएंगे कि हम एफपीओ कंपनी बनाना चाहते हैं। फिर वो लेटर इशू हो जाता है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से आप इन कारपोरेशन अपनी कंपनी को कराने के लिए सारे पेपर को आप सबमिट करेंगे। फिर ये 3 महीने 4 महीने का इसमें समय लगता है। फिर आपकी कंपनी जब बन जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो 10 बोर्ड के मेंबर होते हैं वो पूरी उस बुक लिस्ट में आती है। फिर उसके बाद आप उसमें मेंबर की कड़ी जोड़ेंगे। लेकिन इसमें यह है कि आप एक कैटेगरी के नहीं, इसमें सारे लोगों के मेंबर रहेंगे। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, महिलाएं, सारे लोग इसमें मेंबर होंगे। बड़े लार्ज सेल पे जो फार्मर होंगे वो भी होंगे, मीडियम होंगे, लोएस्ट होंगे, जो भूमिहीन भी हैं उनको भी आप 33% ऐसे लोगों को रखना है जो कि एकदम छोटे मार्जिनल हो, जिनको कि आप ग्रुप में सपोर्ट करके उनकी फार्मिंग अच्छे ढंग से करा सके। ये उसकी प्रक्रियाएं हैं जी। अजय सर आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए इसमें। सत्येंद्र जी, अजय जी ने काफी डिटेल में बता दिया है। वैसे तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप YouTube पे जाइए। YouTube पे जैसे ही आप लिखेंगे एफपीओ, वहाँ नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको एक एक चीज डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करिए, यूट्यूब पे जाके एफपीओ के बारे में जानकारी करिए और उसके बाद अगर कुछ और रह जाता है तो अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो जिले का है वहां चले जाइए। और उसके बाद कुछ रह जाता है तो अजय सिंह जी से मिलिए, फिर ये प्रैक्टिकल बता देंगे कि कैसे होगा। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया सर उन्होंने। जी जी, अजय सर ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर, थैंक यू जी सर।
थैंक यू। थैंक यू पटेल जी। सौरभ जी, कैन वी कॉल इट अ डे नाउ? जी सर, बिल्कुल। और आज का डिस्कशन हमारा, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत ही फ्रूटफुल रहा। हमारा मॉडल गांव और एफपीओ का जो जुड़ाव है, वो हमारा एक टारगेट यही है कि हम मॉडल गांव को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें, एक हम आपके साथ जुड़ाव बना लें कि जितने भी एफपीओ हैं वो सब ना सिर्फ हमारे से जुड़े बल्कि आपस में भी जुड़े और एक दूसरे के साथ मिल के, और बहुत सारे ऐसे मौके तलाशे जा सकते हैं जिससे सभी का इसमें फायदा हो और गांव तक जो है वो हम आय बढ़ोतरी का जो हमारा एक संकल्प है उसे हम पहुंचा सकें। मेरा खासा धन्यवाद विवेक गंगवार सर जी को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी कारगर स्कीम के बारे में हम सबको जानकारी दी और पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रख के हम सबको ना सिर्फ अपने ज्ञान से सशक्त किया बल्कि हमें ये प्रेरणा भी दी कि हम आगे जाके जितने भी लोगों को हम जानते हैं उनसे इस बात को साझा करें और इसकी महत्वता को सबके सामने रखें। तो आप सभी का अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह कल फिर जुड़ेंगे नई ऑडियंस के साथ और आपसे हम फिर से बहुत जल्द संपर्क बनाएंगे। तो तब तक मॉडल गांव की वेबसाइट है www.modelgaon.org। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग उस पर लॉग इन करें और उस पर रजिस्टर कर लें ताकि आपका हमारा एक हमेशा का जुड़ाव बन जाए और जो भी नई नई बातें आ रही हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं, उसे हम आप तक सहज रूप से पहुंचा सकें। तो आप सभी का आज यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक यू।